फिर हम आ जाते हैं, ये हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली। फिर रीजंस ऑफ एमएनसी, मतलब ये जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये टैक्स कलेक्शन वाला और फिर बाकी इनफ्लो आउटफ्लो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें दिख रहा है ना कि यार ये तो मसले वाली बात है। तो इनकी सल्यूशन के लिए भी एक्चुअली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कायम होती हैं। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के भी अपने रीजंस हैं। ठीक है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब उसके रीजंस क्या हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होती है। सही है, एमएनसीज जो हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस को और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को दूसरी कंट्रीज में ओन करती हैं, कंट्रोल करती हैं और मैनेज करती हैं। ठीक है, मतलब पूरा पूरा उनका होता है। एमएनसी की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, जो हमें दिख रहा होता है, केएफसी एंड मैकडोनल्ड्स। ठीक है, वो पूरी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं। तो अब उनके रीजंस क्या हैं, उनके कॉस्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज। तो सबसे पहला पॉइंट है, इंटीग्रेशन में इंक्रीज प्रॉफिट्स थ्रू बेटर कंट्रोल ऑफ सप्लाई चेन। सही है, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप दूसरों के साथ मिल जाएं। ठीक है, मतलब अब अंग्रेज़ों की कंपनी है वो, अब उन्होंने साउथ एशिया में किया, तो उनका कल्चर और पाकिस्तान का कल्चर, यहाँ की ज़ुबान वहाँ की ज़ुबान अलग है। ठीक है, और जो है वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज भी डिफरेंट है। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि कभी कभी हम प्रॉफिट्स को इंक्रीज भी कर देते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन पे हमारा बेहतर कंट्रोल होता है। मतलब इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। अब जो अंग्रेज़ हैं, गोरे हैं, वो जैसे दुनिया में कंसिडर किया जाता है कि भाई वो सारे अक्लमंद हैं। अब वो जब सारे अक्लमंद हैं तो बाकी तो एक की बात ही नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऐसा सीन नहीं है, इसलिए वो एक ही कंट्रोल करेगा, बाकी उसकी बात मानेंगे तो मामला अच्छा चलता रहेगा। ठीक है, और भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, मैंने बस ऐसी रफ सी एग्जांपल दे दी समझाने के लिए। सो फिर दूसरा पॉइंट, द लार्जर स्केल ऑफ प्रोडक्शन में अलाउ द फर्म टू बेटर एक्सप्लॉयट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब क्या होता है कि जब एमएनसी लगा लेते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो वो उसी की कंपनी होती है। ठीक है, उसी की सब ब्रांच होती है। जब उसी की वो सब ब्रांच है तो प्रोडक्शन जो साइज है, ठीक है, वो चाहे केएफसी का यूएस में हो रहा है, चाहे वो इंडिया में हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो रहा है, वो एक ही प्रोडक्शन कंसिडर की जाएगी। जब वो एक ही प्रोडक्शन कंसिडर की जाएगी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो क्या होंगे, एक्सप्लॉइट होंगे, मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेंगे, क्वांटिटी के रैपिडली इंक्रीज होगी और एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी। फिर तीसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी बेटर मेंटेन्ड बाय एमएनसीज। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अभी जैसे हमने बात करी कि कॉपीराइट्स की और पेटेंट की, तो जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से उस मार्केट को देख सकती हैं। कोई भी नई चीज़ आती है वो उसे रेगुलेट कर रही होती हैं। सही है, आप कहीं पे मौजूद हो तो ज़्यादा अच्छे से आप आके हालात का जायज़ा ले सकते हैं ना, एज़ कम्पेयर टू आप बहुत दूर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप बाद में बहुत पता चले। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने ले तो ली, कॉपीराइट्स ले लिए, पेटेंट ले लिए, लेकिन अगर किसी ने बना लिया और कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ बना ली उसने, तो आप जो है वो उस पे आप उस मुल्क पे केस वगैरह तो कर कर सकते हैं और लड़ सकते हैं उनसे। जो है वो चार्जेस ले सकते हैं, जुर्माने ले सकते हैं कि आपने पेटेंट राइट दिए थे लेकिन ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर मे बी के हो सकता है कि मुल्क जो है वो उस चीज़ को, उस कंपनी को, उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करे। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे होंगे तो आप बनने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको मार्केट का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो ये भी है सिस्टम। फिर चौथा पॉइंट है, एमएनसीज कैन बेटर डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट नेशंस। एमएनसीज जो है वो प्रोडक्शन बेहतर कर सकती हैं, डायरेक्ट प्रोडक्शन लो कॉस्ट नेशंस में। अब फॉर एग्जांपल जो जापान की लेबर है, ठीक है, वो बहुत हाई स्किल्ड लेबर है, तो एक्चुअली वो बहुत कॉस्टली है। ठीक है, तो अब वो जब कॉस्टली है तो जो चीज़ वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इन टर्म्स ऑफ डॉलर हम देखें तो $30 की बन रही है, तो एज़ कम्पेयर टू साउथ साउथ एशिया कंट्रीज़, यहाँ पे क्योंकि लेबर चीप है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो $10 में हो रही है। तो अब क्या है कि अगर वो वहाँ पे $30 में बना के वो चाहें कि हम यहाँ पे बेचें उसको साउथ साउथ एशियन नेशंस में,
ठीक है, तो वो बेच तो देंगे लेकिन बहुत हाई कॉस्ट पे बेच पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो उतनी जनरेट नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर वो फॉरेन एमएनसी बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो $10 की प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी अपनी मार्केट बहुत अच्छी बना सकते हैं, डिमांड मार्केट, और फिर उसी को ही वो अपने मुल्क में ले जाके भी और भी सस्ते दामों बेच सकता है, और बाहर भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें डबल फ़ायदा है। फिर MNCs can artificially changes prices to only show profits in low tax nation, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब MNCs से एक और फ़ायदा भी क्या होता है कि जैसे अभी हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जिक्र किया था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, वो कंपनी जो है वो 10% से ज़्यादा आप उसके शेयर ले लेते हैं, फिर उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स की, जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करी या कुछ न्यू आइडिया दिया, तो वो अपनी कंट्री से करेंगे, तो फिर जो है वो ट्रेड डेफिसिट की हमने बात करी, वो इम्पोर्ट्स में काउंट होंगे। लेकिन MNC में क्या होता है कि MNC में ऐसा होता है कि जब आप मल्टीनेशनल कंपनी बना लेते हैं कहीं पे किसी मुल्क में, ठीक है, तो आप जो अपने मुल्क से इम्पोर्ट्स करते हैं, और आप जाहिर सी बात है वहाँ के लोकल डोमेस्टिक इंटरमीडिएट गुड्स तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं, आप अपने जो मुल्क है वहीं से मंगवाते हैं, होस्ट होस्ट कंट्री कहेंगे ना उसे, तो वहीं से मंगवाते हैं। तो ये चीज़ें जो आप मंगवा रहे हैं ना, ये चीज़ें इम्पोर्ट्स में काउंट नहीं होती हैं उस मुल्क के। ठीक है, मतलब अगर KFC पाकिस्तान में है, तो KFC में जितना भी माल मटेरियल आ रहा है, जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं, वो सब US से आ रही हैं। तो US से जो आ रही हैं तो वो कंसिडर नहीं होंगी कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब ये कंसिडर ही नहीं हो रही कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये जो चार्ज हो रहे हैं प्राइसेस, ठीक है, ये प्रॉफिट शो करेंगे। मतलब कैसे समझाऊं मैं, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग जो इन्होंने दिया हुआ है ना एक, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ही यही होता है कि अगर आपने कोई ऐसी कंपनी खोली है, ठीक है, ये मतलब इसका थोड़ा उलट है, अगर आपने कोई कंपनी खोली है और आप अपनी पेरेंट कंपनी को सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिट नहीं कंसिडर होगा, बल्कि वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कंसिडर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप पे टैक्स ही लगेगा। तो MNC का ये भी फ़ायदा होता है, मतलब इंपोर्ट्स में भी और एक्सपोर्ट्स में भी, कि अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं कैसे बताऊँ, कोई पेरेंट कंपनी किसी की, जी इसको जनरल समझा देता हूँ कि एक मेन कंपनी US में है, ठीक है, उन्होंने अपनी जैसे मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं उसका, तो उसके जो माउथ पीस बनता है, उसकी कंपनी उन्होंने पाकिस्तान में लगा दी। कंपनी जो पाकिस्तान में है वो माउथ पीस बनाती है। अब ये माउथ पीस जितना भी बनाएगी, तो ये US को भी बेचेगी, ठीक है, ऐसे ही नहीं दे देगी, बेचेगी, क्योंकि वो अलग कंपनी है, US को वो बेचेगी। तो अब जब वो US को बेचेगी तो उसका प्रॉफिट जनरेशन होगी, तो जब प्रॉफिट जनरेशन होगी तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, सही है, उस पे। तो अब वो टैक्स कटिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि वो उस US में जो मोबाइल कंपनी है वो उसकी पेरेंट कंपनी है, तो ये जितने भी ये बेच रहे हैं ना, ठीक है, ये प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, बल्कि ये ट्रांसफ़र काउंट होगा, ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र कर रहा है चीज़ें, तो ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग काउंट होगा। तो जब ये सारा ट्रांसफ़र प्राइसिंग काउंट होगा, तो इट मीन्स कि इसके अलावा जो इधर उधर उन्होंने बेच रहे हैं, जो कि बहुत ही कम बेच रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लिए लगाई है, सिर्फ वो प्रॉफिट जो है वो कंसिडर किया जाएगा, और उसी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा।